नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज के व्याख्यान में हम भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा के कथानक और कथानक शिल्प पर बात करेंगे। चित्रलेखा की लोकप्रियता बराबर काल की सीमाओं को लांघती चलती है। चित्रलेखा उपन्यास की कथा पाप और पुण्य की समस्या पर आधारित है। पाप क्या है, वो कहाँ रहता है? इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए आचार्य रत्नांबर के दो शिष्य श्वेतांग और विशाल देव क्रमशः सामंत बीजगुप्त और योगी कुमारगिरी की शरण में जाते हैं। इनके साथ रहते हुए श्वेतांग और विशाल देव नितांत भिन्न जीवनानुभवों से गुजरते हैं और उनके निष्कर्षों पर महाप्रभु रत्नांबर अपनी टिप्पणी देते हैं। उनके अनुसार संसार में पाप कुछ भी नहीं है। यह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। हम ना पाप करते हैं और ना पुण्य करते हैं। हम केवल वह करते हैं जो हमें करना पड़ता है। महाप्रभु रत्नांबर की यह टिप्पणी इस उपन्यास का संदेश भी है। चित्रलेखा उपन्यास पर 2 बार फिल्मों का निर्माण भी हो चुका है। भगवती चरण वर्मा का व्यक्तित्व भावना प्रधान था। उन्होंने अपने जीवन के सभी महत्वपूर्ण निर्णय भावना के आधार पर लिए और चित्रलेखा उपन्यास का सृजन भी भावना आधारित है। भगवती चरण वर्मा स्वयं स्वीकार करते थे कि मैं कलाकार या साहित्यकार इसलिए बन गया कि मेरे अंदर अपने को ठीक से अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति थी। मुझ में भावात्मक अभिव्यक्ति की प्रेरणा जन्मजात थी। पिछले वक्तव्य में हमने ये देखा कि बीजगुप्त और चित्रलेखा मार्ग भटककर कुमारगिरी के आश्रम में पहुंचते हैं। चित्रलेखा को बीजगुप्त के साथ आया देख कुमारगिरी असहज हो जाते हैं। वो स्त्री को मोह, अंधकार और माया मानते हैं। चित्रलेखा अपने आप को अपमानित अनुभव करती हैं और उनसे विभिन्न विषयों पर तर्क वितर्क करने लगती हैं। उनके तर्कों से प्रभावित कुमारगिरी उनके प्रति आकर्षित होने लगते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में आयोजित तर्क सभा में सत्य, नीति, ईश्वर संबंधी अवधारणाओं की तर्क संगत प्रस्तुति नीति निष्णात मंत्री चाणक्य को विजय सिद्ध करती है। सभा में उपस्थित योगी कुमारगिरी अपनी प्रबल आत्मशक्ति के माध्यम से कल्पना प्रसूत सत्य और ईश्वर का रूप प्रदर्शित कर उपस्थित विद्वत मंडली और चाणक्य को चकित कर विजय मुकुट का अधिकारी बन जाते हैं। बीजगुप्त के साथ ही आमंत्रित चित्रलेखा भी सभा में ही उपस्थित थे। कुमारगिरी द्वारा कुटिया में किए गए अपमान से वे अब तक क्षुब्ध थी। अतः कुमारगिरी के आगमन और उनके प्रदर्शन के समय नृत्य रोक दिए जाने पर उनका शोक और अधिक बलवती हो उठता है। वह हिंसा का रूप धारण कर लेता है। अपनी तर्क शक्ति से चित्रलेखा कुमारगिरी द्वारा फैलाए
रहस्य लोक की वास्तविकता का उद्घाटन कर देती हैं और इस प्रकार स्वयं विजयी घोषित होती हैं। जनसभा को भ्रमित करने के अपराध में चित्रलेखा को कुमारगिरी को दंडित करने का अधिकार मिलता है। स्वयं को पराजित मानने वाली चित्रलेखा विजय मुकुट को स्वयं कुमारगिरी के मस्तक पर रख देती हैं। दूरदर्शी बीजगुप्त समझ जाते हैं कि वस्तुतः कुमारगिरी और चित्रलेखा दोनों ही पराजित हुए हैं और भविष्य में चित्रलेखा अपने वास्तविक जीवन प्रवाह से तथा कुमारगिरी अपनी साधना से पतित अवश्य होंगे। बीजगुप्त तथा श्वेतांग की वार्ता आगामी घटना का पूर्वाभास पाठकों को कराती है। विजय प्राप्त करने पर बधाई देते हुए जब श्वेतांग उससे पूछता है तो वो कुमारगिरी के प्रति अपने आकर्षण को स्वीकार कर लेती हैं। चित्रलेखा कहती है, सुनो, मैं कुमारगिरी से प्रेम करने लग गई हूं। मुझे ऐसा अनुभव होता है मानो मेरा और कुमारगिरी का युग युगांतर का संबंध है। कुमारगिरी को मैं जानती हूं और मुझको कुमारगिरी। हम दोनों जन्म जन्मांतरों में बराबर साथ रहे हैं। अन्यत्र वे कहती हैं, जिस दिन से मैंने कुमारगिरी को देखा है उस दिन से मैं उसकी ओर आकर्षित हो रही हूं। उसकी आत्मा की था ले वही ले सकता है जिसने उसकी आत्मा को अच्छी तरह से समझ लिया हो। मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूं और साथ ही उसकी आत्मा को। श्वेतांग, कुमारगिरी मेरे जीवन का प्रधान अभिनेता है। नियति की परिवर्तित दिशा के अनुरूप चित्रलेखा उपन्यास की कथा आगे बढ़ती चलती है। पाटलिपुत्र के वयोवृद्ध धनाढ्य सामंत मृत्युंजय अपनी एकमात्र पुत्री यशोधरा के जन्मोत्सव पर बीजगुप्त के साथ चित्रलेखा को भी आमंत्रित करते हैं। स्त्री समुदाय द्वारा चित्रलेखा अपना स्वागत व्यंग से किए जाने पर तिलमिला उठती है। स्त्री समुदाय चित्रलेखा का स्वागत करते हुए कहती हैं, आज नर्तकी चित्रलेखा को हमारी समता करके हमारे समाज में आने के उपलक्ष्य में बधाई है। यह व्यंग चित्रलेखा को तिलमिला देता है। उसका अभिवादन का उत्तर उससे भी कटु था। वह कहती है, अपने सौंदर्य के बल से अपना स्वागत कराने के लिए अभिमानी स्त्रियों को बाध्य करने वाली को बधाई की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ लेखक ने तदयुगीन समाज में नर्तकियों और वैश्याओं के प्रति संकुचित दृष्टिकोण का उल्लेख किया है। वे इस समस्या का स्थापन तो करते हैं किंतु उसका विस्तृत विवेचन नहीं करते। कथा को सामान्य गति से आगे बढ़ाने के लिए आत्मगोपन संवाद का आश्रय लिया गया है। बीजगुप्त के पूछने पर चित्रलेखा अपने शोक को अत्यंत चतुराई के साथ छुपा देती हैं। उसका भाव परिवर्तन उसके लोक व्यवहार में दक्ष होने का प्रमाण कहा जा सकता है। बीजगुप्त
और यशोधरा के सुमधुर गायन और चित्रलेखा के नृत्य के साथ वातावरण मनोरम होने लगता है, किंतु कथा की गति मंद पड़ने लगती है। लेखक ने कुमारगिरी के आगमन पर चित्रलेखा के नृत्य के बंद किए जाने के साथ कथा को वांछित मोड़ देने के साथ ही आगामी घटनाओं का पूर्वाभास कराया है। नृत्य बंद करा दिए जाने से चित्रलेखा स्वयं को अपमानित अनुभव करती हैं और वहां से जाने के लिए तत्पर होती हैं। उनका कथन है, मेरी दृष्टि में कला का सर्वोच्च स्थान है। जो मनुष्य कला का अपमान करता है वह मनुष्य नहीं पशु है। मृत्युंजय को कुमारगिरी का स्वागत करने के लिए नृत्य को बंद करा देना मेरा अपमान नहीं है तो क्या है। कुमारगिरी के कहने पर वह रुक जाती है जो उसके अंदर कुमारगिरी के प्रति कोमल भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। मृत्युंजय द्वारा यशोधरा से विवाह करने के प्रस्ताव को बीजगुप्त अस्वीकार कर देते हैं। कहते हैं, लोक की दृष्टि में मैं अविवाहित हूं, पर वास्तव में मैं विवाहित हूं। चित्रलेखा मेरी पत्नी है। यद्यपि चित्रलेखा का पानी ग्रहण मैंने शास्त्रानुसार नहीं किया है और समाज के नियमों के अनुसार कर भी नहीं सकता हूं, फिर भी मेरा और चित्रलेखा का संबंध पति और पत्नी का सा है। मैं प्रेम में विश्वास करता हूं और ऐसी स्थिति में मेरा अब विवाह करना असंभव है, क्योंकि मेरे प्रेम की अधिकारिणी कोई दूसरी स्त्री नहीं हो सकती। चित्रलेखा के कहने पर बीजगुप्त उस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। मृत्युंजय बीजगुप्त को छोड़ने के लिए तत्पर होते हैं। उनके कहने पर कि ना छोड़ने से चित्रलेखा के मन को आघात पहुंचेगा, योगी कुमारगिरी बीजगुप्त और चित्रलेखा के संबंध टूटने को ही उचित मानते हैं। वे कहते हैं, चित्रलेखा के मन को आघात पहुंचेगा, इस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। बहुत संभव है कि चित्रलेखा स्वयं ही बीजगुप्त को छोड़ देने को प्रस्तुत हो और ऐसी अवस्था में बीजगुप्त का जीवन संभल जाएगा। मैं तो यहां तक कहूंगा कि चित्रलेखा से बीजगुप्त का संबंध टूटना ही उचित है। कुमारगिरी की यह उक्ति भावी कथा का संकेत देती है। चित्रलेखा कुमारगिरी की कुटिया में उनसे दीक्षा लेकर विराग का जीवन अपनाने की इच्छा से जाती है। उसकी उदासीनता से बीजगुप्त को अपना जीवन निस्सार लगने लगता है। उसे समस्त आमोद प्रमोद, पाटलिपुत्र का ऐश्वर्यमय जीवन निस्सार लगने लगता है। वह काशी यात्रा की योजना बनाता है। उसका मंतव्य चित्रलेखा को भूलने तथा यशोधरा से यथासंभव दूर रहने का है, किंतु नियति भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। मृत्युंजय और यशोधरा भी उसके साथ ही काशी जाने की योजना बनाते हैं। वहां यशोधरा का सामीप्य बीजगुप्त को उससे विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की प्रेरणा देता है। श्वेतांग यशोधरा से प्रेम करता है, जिसमें बाधा स्वरूप बीजगुप्त है। इस बाधा का निराकरण करने के लिए लेखक ने आकस्मिक घटना की योजना बनाई।
पाटलिपुत्र लौटते समय जिस दिन बीजगुप्त अपना मंतव्य बताने की सोचता है, उसी दिन श्वेतांग उसके सम्मुख यशोधरा से विवाह करने की इच्छा अभिव्यक्त करता है। उसका आकर्षण बीजगुप्त के त्याग की कथा को विकसित करता है। बीजगुप्त अपनी समस्त संपत्ति, सामंत पद श्वेतांग को दान करके उसे यशोधरा के योग्य वर बना देता है। लेखक द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में आयोजित तर्क सभा, दरबारों में आयोजित विभिन्न शास्त्रार्थों, प्रतियोगिताओं के ज्ञान और तर्क शक्ति से पाठकों का परिचय कराती है। चित्रलेखा और कुमारगिरी के मध्य आकर्षण का आभास भी यहाँ मिलता है। काशी यात्रा श्वेतांग के यशोधरा के प्रति बढ़ते हुए प्रेम, बीजगुप्त के त्याग की पृष्ठभूमि को निर्मित करती है और मूल समस्या से संबद्ध हो जाती है। इसी संदर्भ में आई कतिपय घटनाएं काल्पनिक और अविश्वसनीय हैं। यथा बीजगुप्त द्वारा यशोधरा को सुनाई गई गंगा तट के दृश्य और हिमालय के योगी की कथा यथार्थता से दूर और अव्यावहारिक है। यह कथा विकास में भी कोई योगदान नहीं देती, अतः इसे सहजता से हटाया जा सकता है। यशोधरा कुमारगिरी को दीक्षा देने के लिए तैयार कर लेती है। वह द्विमुखी बाधा की सृष्टि करती है, बीजगुप्त को आहत करती है और दूसरी तरफ कुमारगिरी को साधना से च्युत कर देती है। बलपूर्वक दबाई गई प्राकृतिक इच्छाएं प्रबल हो उठती हैं, कुमारगिरी को उन्मत्त करती हैं। वह बीजगुप्त और यशोधरा के विवाह की असत्य कथा कहकर चित्रलेखा के साथ रागात्मक संबंध स्थापित कर लेता है। इस प्रकार से योगी भोगी बन जाता है। कुमारगिरी का आवेश जनित पशुत्व चित्रलेखा में उसके प्रति एक प्रकार की वितृष्णा उत्पन्न करता है। भगवती चरण वर्मा ने स्वप्न के माध्यम से भी कथा को विकसित किया है। उन्होंने 2 स्वप्नों की नियोजना की है। चित्रलेखा पतन से पूर्व एक स्वप्न देखती हैं तथा विशाल देव की सहायता से कुमारगिरी का आश्रम छोड़ना चाहती है। अपने पतन के पश्चात वह विगत जीवन से संबंधित स्वप्न देखती है। यह उल्लेखनीय है कि इन स्वप्नों के बारे में वह कुछ बताती नहीं। श्वेतांग द्वारा बीजगुप्त के त्याग से अवगत होने पर वह पश्चाताप से भर उठती है और कुमारगिरी का आश्रम छोड़कर अपने भवन लौट आती है। कालांतर में पाटलिपुत्र में वह बीजगुप्त से मार्ग में मिलती है और उसे कुमारगिरी द्वारा भ्रष्ट किए जाने की सारी घटना सच सच बताकर क्षमा याचना मांगती है। चित्रलेखा से सच्चा पवित्र प्रेम करने वाला बीजगुप्त उसे केवल क्षमा ही नहीं करता, अपितु उसे भिक्षुणी रूप में स्वीकार करने के लिए भी प्रस्तुत हो जाता है। चित्रलेखा भी अपना सर्वस्व दान कर भिक्षुणी बनती हैं और उसके साथ चली जाती हैं। बीजगुप्त और चित्रलेखा के पाटलिपुत्र छोड़ने तथा कुमारगिरी के पुनः अपनी साधना में निमग्न होने के निर्णय के साथ उपन्यास का अंत हो जाता है। प्रारंभ में स्थापित
समस्या का निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने उपसंहार का प्रयोग किया है। पूर्व निश्चय के अनुसार श्वेतांग और विशाल देव अपने गुरु रत्नांबर के आश्रम में उन्हें अपने अपने जीवन के अनुभव बताने के लिए एकत्रित होते हैं। श्वेतांबर बीजगुप्त को देवता, त्याग की मूर्ति, महान व्यक्ति और कुमारगिरी को पशु तथा पापी बताता है। इसके ठीक विपरीत विशाल देव कुमारगिरी को अजित, ज्ञानी, योगी और बीजगुप्त को पापी बताता है। लेखक ने अपनी धारणा के अनुसार आचार्य रत्नांबर के माध्यम से कहा है, संसार में कुछ भी पाप नहीं है। उनकी उक्ति है, संसार में पाप कुछ भी नहीं है। वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार की मनस्थिति लेकर उत्पन्न होता है। जो कुछ मनुष्य करता है वह उसके स्वभाव के अनुकूल होता है और स्वभाव प्राकृतिक है। मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वह परिस्थितियों का दास है, वह विवश है, वह कर्ता नहीं है, वह केवल साधन है। फिर पाप और पुण्य कैसा? अन्यत्र उन्होंने कहा, संसार में इसलिए पाप की एक परिभाषा नहीं हो सकी और ना हो सकती है। हम ना पाप करते हैं और ना पुण्य करते हैं। हम केवल वह करते हैं जो हमें करना पड़ता है। वस्तुतः अंत से पूर्णतः सहमत होना संभव नहीं है। बीजगुप्त का त्याग श्वेतांग को यशोधरा के योग्य वर और पाटलिपुत्र का सामंत बना देता है। वह सारे भोग विलास और ऐश्वर्य का स्वामी बन जाता है। अतः उसका बीजगुप्त को महान कहना किसी सीमा तक स्वार्थ प्रेरित माना जा सकता है। कुमारगिरी की जीवनचर्या से सर्वथा अनभिज्ञ होने के कारण उसका कुमारगिरी को पापी कहना भी अनुचित है। इसी प्रकार विशाल देव का कुमारगिरी के पतन का प्रत्यक्ष दृष्टा होते हुए भी उसे महान इंद्रजीत बताना अनुचित है। इसके अतिरिक्त यदि मनुष्य में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो वह परिस्थितियों में फंसकर कदाचित अनुचित व्यवहार नहीं करेगा। डॉक्टर भ्रमर का कथन इस दृष्टि से अवलोकनीय है। यदि मनुष्य की आंतरिक प्रवृत्तियां उसे ऐसे कार्यों को करने की प्रेरणा देती हैं जो समाज के लिए अत्यंत घातक और गर्हित हैं, तो उसका यह कृत्य कुकृत्य ही कहा जाएगा। उसे पाप कहा जाएगा, पुण्य नहीं। यहाँ लेखक का मंतव्य भी स्पष्ट हो जाता है कि वह सर्वथा भोग का पक्षधर है। आचार्य रत्नांबर के अपने शिष्यों से अपनी धारणा अभिव्यक्त करने के पूर्व बीजगुप्त की चित्रलेखा के प्रति कही उक्ति से उद्देश्य की सांकेतिक अभिव्यक्ति हुई है। संभवतः पापी से पापी मनुष्य नहीं कह सकता कि वह पापी है। प्रत्येक व्यक्ति अपने को अच्छा समझता है। अपने को ठीक तरह से समझना उसके लिए असंभव है। वस्तुतः उपक्रमणिका का तथा उपसंहार में एक ही समस्या का
लेखक ने उद्घाटन किया है। इन्हें हटा देने से मूल कथा पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। वर्मा जी के अनुसार प्राकृतिक इच्छाओं का दमन अनुचित है। दमित इच्छाएं उद्दीप्त होकर व्यक्ति को पशुतुल्य अविवेकी बना देती हैं। अंत से पूर्व लेखक ने सभी विकीर्ण सूत्रों को संगठित कर दिया है। सभी प्रासंगिक कथाओं और उनसे संबद्ध पात्रों को भी हटा दिया है। वे मनोरंजन, जन कल्याण और अर्थोपलब्धि को साहित्य और साहित्य रचना के तीन ध्येय मानते थे। किंतु रामरत्न सिंह भ्रमर के अनुसार चित्रलेखा सामाजिक मर्यादाओं और मानदंडों पर तीव्र आघात करने वाली रचना है। वर्मा जी ने पाप और पुण्य की अभिनव व्याख्या करके पाठकों को पूर्णतः उन्मुक्त कर दिया है। उसे छूट दे दी है कि वह जो चाहे करे। धरती के चारों खूंटों तक वह बिना नकेल घूम सकता है। डॉक्टर इननाथ मदान ने भी लेखक द्वारा प्रस्तुत समाधान को मध्ययुगीन बोध के विरुद्ध आधुनिकता की चुनौती ही स्वीकार किया है। वर्मा जी घटनाओं को देशकालातीत नहीं मानते थे। वे परिप्रेक्ष्य को कथानक का ही एक अंश मानने और उसका यथोचित अंकन किए जाने के पक्षधर थे, क्योंकि उससे कथानक को यथार्थता, पात्रों को जीवंतता, संवादों को अर्थवत्ता तथा कृति में प्रौढ़ता आती है। परिप्रेक्ष्य, देशकाल, वातावरण तथा परिवेश का समन्वय होता है। वातावरण चित्रण सामाजिक और भौतिक दोनों प्रकार का हो सकता है। चित्रलेखा में लेखक ने मौर्यकालीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का आधार ग्रहण किया है, किंतु अनावश्यक विस्तार से बचने के लिए उन्होंने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का चित्रण अत्यंत संक्षिप्त रूप में किया है। आलोचकों ने इस दृष्टि से भी इस कृति की समीक्षा करने का प्रयास किया है। प्रकाश चंद्र गुप्त, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय, बलवंत लक्ष्मण ने चित्रलेखा की ऐतिहासिकता को संदिग्ध माना है, किंतु आचार्य शुक्ल, डॉक्टर त्रिभुवन सिंह के अनुसार वर्मा जी की दृष्टि समस्या पर केंद्रित रही है। अतः मौर्यकालीन पृष्ठभूमि का यथोचित विवेचन उन्होंने नहीं किया है। यदि काल और पात्र के नाम परिवर्तित कर दिए जाएं, तो भी उपन्यास का शिल्प अप्रभावित रहेगा। इस दृष्टि से हमने आज चित्रलेखा उपन्यास के कथानक और कथानक शिल्प पर बात की। अपने अगले वक्तव्य में हम चित्रलेखा की पात्र योजना पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।